चलिए पीछे वाली क्लास में अपना कहाँ तक हो गया था भाई। अपन ने एन फैक्टर ऑफ एसिड जो है वो निकालना सीख लिया था। तो इस क्लास में जो है अपना एन फैक्टर ऑफ क्या सीखेंगे, बेस, क्षारों का एन फैक्टर। आज सारे एन फैक्टर अपन निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आज अपन इसको काफी हद तक कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपन। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे, दूसरा लिखो, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ एसिड, है ना। किसी भी अम्ल का, सॉरी, एन फैक्टर एसिड का तो निकाल ही लिया था ना अपने। एन फैक्टर ऑफ बेस, बेस का मतलब क्या हो गया भाई, क्षारों के जो एन फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे, देखेंगे। मैंने कल क्या बताया था आपको, क्षार जो होते हैं उनकी अम्लता होती है, अम्लों की क्षारकता होती है। यानी कोई भी एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है वो एसिड का एन फैक्टर, और कोई भी बेस जो है वो कितने OH माइनस आयन जो है वो रिलीज करता है वो उसका एन फैक्टर होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज बाई ए बेस, है ना। कोई एक बेस जो है वो कितने OH माइनस आयन जो है उनको रिलीज कर रहा है कोई भी सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा भाई, उसका एन फैक्टर। या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस। कोई भी अम्ल जो होता है उसकी क्षारकता, और क्षार की क्या होती है भाई, अम्लता। फटाफट इसके एग्जांपल लेते हैं अपन। तो इधर मैंने लिखा बेस, इधर मैं ले लेता हूँ एन फैक्टर, बहुत छोटा सा है ये, जैसे आप सिंपल सा सबको पता है, NaOH, KOH, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फटाफट इनके आगे लिखते जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस आयन देगा, एक, तो इसका एन फैक्टर हो गया एक। KOH कितने देगा, दो। कैल्शियम सॉरी, KOH जो है इसके आगे पास कितने OH माइनस आयन है, वन, तो KOH का कितना हो गया एन फैक्टर वन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा भाई, इसके पास कितने OH माइनस आयन है, दो, तो इसका हो गया दो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया तीन। ये बहुत सिंपल है। अब ध्यान कहाँ रखना है, देखो आप यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। BOH का होल थ्राइस, तो आप क्या करोगे, तीन आएगा। ये कभी भी तीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक्चुअली BOH का होल थ्राइस क्या है, बोरिक एसिड। क्या है भाई, बोरिक एसिड। और मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, बोरिक एसिड का एन फैक्टर क्या होता है भाई, वन होता है। क्या होता है भाई, बोरिक एसिड का एन फैक्टर वन। तो ये आपका बेस का जो था वो एन फैक्टर खत्म हो गया। तीसरा जो केस है वो अपन देखते हैं फटाफट अभी आगे। तीसरा आप लिखेंगे साथ में, एन फैक्टर ऑफ आयन, है ना। कोई भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, तो किसी भी आयन पे जो आवेश होता है, चार्ज ऑन आयन, किसके बराबर होगा ये होगा चार्ज ऑन आयन। किसी भी आयन पे जो चार्ज दे रखा है वही उसका क्या होगा भाई, एन फैक्टर हो जाएगा। इससे इजी तो हो ही नहीं सकता। आयन ले लेते हैं, इधर मैं ले लेता हूँ एन फैक्टर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी चार्ज लोगे ना, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। समझ में आ रही है बात आपकी। जैसे Cl माइनस लिया तो एन फैक्टर वन हो गया। अगर मैंने K प्लस लिया तो भी एन फैक्टर वन हो गया। मैंने लिया CO3 टू माइनस, तो एन फैक्टर कितना हो गया, टू हो गया। यानी चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड। और अगर मैं इसका उल्टा ले लेता हूँ, प्लस में ले लेता हूँ, जैसे कैल्शियम टू प्लस, तो इसका भी एन फैक्टर टू। एल्यूमिनियम थ्री प्लस, इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, थ्री। अगर मैं बोलूं पी ओ फोर थ्री माइनस, तो इसका एन फैक्टर भी क्या आ जाएगा, थ्री। तो कोई भी आयन जो है उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर आ जाएगा। एक मैंने ये ले लिया C2O4 2 माइनस, ऑक्सीलेट बोलते हो आप इसको। कितना चार्ज है, माइनस का दो, तो एन फैक्टर क्या आ गया, दो। ऐसे ही मैंने ले लिया बेटा सल्फेट आयन, तो कितना चार्ज है, माइनस का दो, तो एन फैक्टर कितना आ गया, दो। आप कोई सा भी ले लो, अब तो किसी का भी लिख सकते हो आप, है ना। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उस पे केवल और केवल आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है ना, अपने को कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपने अगला केस देख लिया तीन। फटाफट अगले केस पे आ जाओ। आयन के बाद में किसका एन फैक्टर देखेंगे भाई, एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। किसी भी लवण का एन फैक्टर जो है वो कैसे देखेंगे, वो देखो भाई, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, लवण का एन फैक्टर।
तो लवण के केस में क्या होता है भाई, जनरली लवण कैसे बनते हैं, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं ना, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उससे क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट होता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, टोटल चार्ज, मैंने क्या बोला, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनाइन, जो आपकी श्रद्धा हो, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कैटायन पे चार्ज ले लो या एनाइन पे, दोनों में से कोई एक के ऊपर, क्योंकि बराबरी आएगा ना। लवण जो होते हैं वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से हैं, उदासीन कब होगा भाई, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तभी तो न्यूट्रल होगा ना। चलिए एक मैं सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ जो सबको पता है। इधर मैंने ले लिया सॉल्ट, इधर मैं लिख देता हूँ बेटा इसका एन फैक्टर, ठीक है। सॉल्ट मैंने लिया NaCl, टेबल सॉल्ट, नमक घर में काम में लेते हैं। तो सोडियम पे चार्ज देखोगे तो +1, क्लोरीन पे देखोगे तो -1, तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, एन फैक्टर आ गया 1। दूसरा मैंने ले लिया CaCl2, तो कैल्शियम पे +2, दो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा भाई, -1 × 2। तो अब आप चाहो किसी का भी लिख सकते हो, AlCl3 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब मैंने कहा Na2SO4, तो दो सोडियम पे कितना आ जाएगा, 1, एक पे +1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वही आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं ले लेता हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस, इस पे कितना आ जाएगा भाई, 3 × 2। मेरी बात समझ में आ रही है। और एक और ले लेते हैं पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, इसको क्या बोलते हो, पोटासियम बोलते हो क्या। तो टोटल इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ दो पोटेशियम है तो उनपे चार्ज कितना हो गया, 2। चाहो तो सल्फेट आयन पे काउंट कर लो और चाहो तो किस पे काउंट कर लो बोले, अरे किस, चाहो तो एल्यूमिनियम पे कर लो चाहे सल्फेट पे कर लो। तो सल्फेट आयन टोटल कितने, 4, एक पे -2 तो 8 हो गया, या फिर दो पोटेशियम पे कितना हो गया, 2, और एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है तो 3 × 2 6 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया, इसका एन फैक्टर आ गया 8। लिथियम जो होता है ना वो कभी भी एलम का फॉर्मेशन नहीं करता है ना, ये ध्यान रखना आप, है ना। जनरली क्या होता है, एलम या फिटकरी का निर्माण कौन करता है भाई, पोटेशियम वगैरह करता है, या ऊपर वाले भी बना लेते हैं ना। पोटेशियम को पोटास एलम बोलते हैं, कुछ स्यूडो एलम भी होते हैं जिसके अंदर एस ब्लॉक मेटल नहीं होती, उनको स्यूडो एलम बोलते हैं। लिथियम एलम का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उसका रीजन ये होता है, लिथियम की साइज इतनी छोटी होती है, ड्यू टू स्मॉल साइज जो होता है, वो इजिली जो होता है लेटिस के अंदर से डिफ्यूज हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो कभी भी एलम का फॉर्मेशन जो है नहीं करेगा। एलम का मतलब फटकरी हो गया ना, कुल मिला के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एन फैक्टर सॉल्ट का हो गया। पांचवा केस देखो भाई फटाफट। अब एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ये पूरी केमिस्ट्री के एन फैक्टर एक साथ आ गए। रिडॉक्स रिएक्शन, इसको भी देख लेते हैं। रेडॉक्स क्या होता है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन, या ऑब्लिक में लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, है ना। मैंने रेडॉक्स इसलिए बोला क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन है ना आपके सिलेबस में सवाल आ जाते हैं कई बार। केमिकल रिएक्शन कोई भी हो सकती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा लेगा, तो जनरली रेडॉक्स ही हो जाएगी ना उसके अंदर, ठीक है भाई। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ये चेक करना है कि कोई भी एक स्पेसीज जो है वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है या गेन कर रही है, यानी कितने मोल इलेक्ट्रॉन ले रही है या कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, नंबर ऑफ नंबर ऑफ moles of electrons, number of moles of electrons lose or gain by one mole one mole of any species, है ना। कोई भी स्पेसीज जो है उसके एक मोल जो है वो कितने मोल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, देखो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन आपके सिलेबस में वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैं बात करता हूँ KMnO4 की, है ना, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई।
KMnO4 आगे आ जाएगा डी ब्लॉक में 12th क्लास में। एसिडिक मीडियम में, किसमें भाई? एसिडिक मीडियम का मतलब H प्लस। तो एक्चुअली एसिडिक मीडियम में KMnO4 किसमें बदलता है बेटा? Mn+2 में। किसमें बदलता है? Mn+2 में। अब देखो, अब कई जो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती होगी, तो वो अपन रेडॉक्स में सीखेंगे। फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ तो महसूस करो, इसकी +7 होती है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? +7। और +7 से ये किस में जा रहा है भाई? अरे +7 से +2 में गया कि नहीं गया? तो इसके इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? इसमें माइनस के 5 जोड़ दूं तो कम हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा सा। तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई? 5 आ गया। कितना आ गया भाई? तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसका जो एन फैक्टर है वो आ गया 5। इसका मतलब KMnO4 जो है उसके एक मोल ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए। चलिए, अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा साहब हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन है ना, ये टाइट्रेशन का पार्ट है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में बदलता है। चलिए, उसके बाद में देखो, बेसिक मीडियम अगर आपको दे रखा हो, न्यूट्रल दे रखा हो, है ना, बेसिक या न्यूट्रल, या फिर वो कई बार ये बोल देता है लाइट बेसिक मीडियम, एक ही बात। तो ये बदल जाएगा MnO2 में। तो MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4, उधर है +7, तो एन फैक्टर कितना आ गया भाई? एन फैक्टर आ गया आपका 3। और अगर वो बोलता है आपको स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, है ना, बहुत ही प्रबल क्षारीय माध्यम में, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन का मतलब क्या है? प्रबल क्षारीय मीडियम की बात कर रहा हो, तो उसके अंदर जो है ये बदल जाएगा K2MnO4 में। किस में बदल जाएगा भाई? K2MnO4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया भाई? 1 आ गया। क्या आ गया भाई इसका एन फैक्टर? ये एक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया आपको। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया K2Cr2O7, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में, तो ये बदल जाता है क्रोमियम 3+ में। किस में बदल जाता है? क्रोमियम+3 में। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? +6। +6 से +3 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। लेकिन यहाँ पे जो K2Cr2O7 का मॉलिक्यूल है, उसके एक मोल में 2 मोल क्रोमियम है। क्लियर है? अब ये मोल क्या है ये समझना हो तो पीछे वाली क्लास में आपको मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से क्लियर किया हुआ, तो वहां आप देख सकते हो कैसे एक मोल में 2 मोल कैसे है, आप वहां से देख सकते हो इसको। K2Cr2 से एक मोल में 2 मोल क्रोमियम है। अब मुझे जो एन फैक्टर निकालता हूँ एक मोल स्पीसीज के लिए, तो मुझे K2Cr2 के एक मोल के लिए निकालना है। और एक मोल में कितने क्रोमियम एटम है भाई? 2। और एक के लिए चेंज कितना? 3। तो 2 के लिए आ गया, तो इसका जो एन फैक्टर आ गया वो आ गया 6। कितना आ गया भाई? 6। ये हो गया K2Cr2 का। चलिए और आगे देखते हैं KMnO4 K2Cr2 के बाद। और देखो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, FeC2O4 फेरस ऑक्जिलेट है। अगर इसकी रिएक्शन में KMnO4 के साथ करा दूं, किसके साथ कराऊं भी? KMnO4 के साथ, एसिडिक मीडियम में, तो ये बदल जाता है Iron+3 में। KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और CO2 ये खुद बदल जाएगा Mn2+। अब जरा देखो, एक बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ से बनता है। फेरस ऑक्जिलेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? +2। और C2O4 2- होता है, इससे पहले वो आयन का एन फैक्टर है, उसमें मैंने आपको बताया। तो C2O4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। जरा समझना इस बात को। आयरन +2 से किस में गया? +3 में। उधर भी एक मोल आयरन है, इधर भी एक मोल है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। और ये जो कार्बन है, ये +3 से किस में जा रहा है भाई? CO2 में। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो +3 से +4 एन फैक्टर क्या आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। लेकिन C2O4 में 2 कार्बन है, तो 1 × 2, तो ये आ गया 2। अब फेरस ऑक्जिलेट का एक मोल जो है वो टोटल कितने मोल दे रहा है? अरे एन फैक्टर अगर मैं निकालूं तो फेरस ऑक्जिलेट का आयरन की वजह से कितना आ गया? 1 + 2, तो इसका एन फैक्टर आएगा 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेरस ऑक्जिलेट का एन फैक्टर कितना हो गया? 3। जनरली एक का तो अपन निकाल लेते हैं, एक से ज्यादा अगर देर क्यों तो अपने को दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, चलिए, यानी एन फैक्टर का मतलब चेंज कितना आ रहा है। सपोज करो मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, और तो बाकी रेडॉक्स में आएगा आगे जाके। थोड़ा एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, फेरस सल्फाइड जो है
वो जो है वो चेंज हो रहा है आयरन 3+, समझ में आ रही है भाई, और सल्फर में। और उसने आपको कहा बताओ इस फेरस सल्फाइड जो है इसका एन फैक्टर क्या होगा, या इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ना। इक्विवेलेंट वेट तो जिनका पढ़ा हुआ है उनकी समझ में आ जाएगा, बाकी एन फैक्टर समझते हैं जरा। सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2। आयरन में कितनी होगी, +2। तो +2 से +3 में गए तो एन फैक्टर कितना आ गया, 1। 1 मोल का चेंज आया। लेकिन आपको जो पूछा है वो टोटल फेरस सल्फाइड के लिए पूछा है, कोई बात नहीं। दूसरा देखो आप, सल्फाइड जो है वो -2 से किस में गया, जीरो में। किस में गया भाई, जीरो में गया। तो -2 से जीरो में गया तो कितना आ गया, एन फैक्टर कितना आ गया भाई, 2। कितना आ गया, 2। तो -2 से जीरो, ये भी ऑक्सीडेशन है, +2 से +3। तो इसका जो नेट एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1+2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या। चलो मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूँ अगर किसी को अभी तक क्लियर नहीं हो। अगले में मैं सिंपली ले लेता हूँ कि फेरस सल्फाइड जो है वो चेंज हो रहा है आयरन +3, और किस में चेंज हो रहा है, SO4 2-, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, आयरन +2 से +3 में गया भाई, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। और सल्फाइड जो है वो क्या, -2 से किस में गया, सल्फेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। तो -2 से +6 8 आ गया, कितना आ गया, 8। तो इसका एन फैक्टर टोटल कितना आ गया भाई, 1। तो +2 से +3 में एक तो ये रहा, और 8 ये और जोड़ दो तो टोटल कितना आ गया। मेरे हिसाब से तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखा दिया है। चलिए अब एन फैक्टर आपको आ गया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार रिलेशन लिखेंगे अपन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध लिखो भाई, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, है ना। नॉर्मेलिटी को क्या लिखते हैं एन, मोलरिटी को क्या लिखते हैं एम। तो इसमें क्या रिलेशन होता है भाई, देखो नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और एन फैक्टर बता दिया क्या मैंने आपको अभी, समझ में आ गई क्या बात, ये कहाँ से आया, उसके फॉर्मूले से। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ तक का काम अपना। अब अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, 5 होगी ना, छठी कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखेंगे सारे फटाफट। लिखो मोलेलिटी। अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या लिखेंगे भाई, मोलेलिटी। मोलेलिटी को मैं किसे डिनोट करता हूँ भाई, स्मॉल एम से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और हिंदी में इसको बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं इसको, मोललता। जरा इसको डिफाइन करते हैं भाई। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। लिखो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमेशा जनरली नीचे क्या आ रहा था भाई, नीचे सब में विलियन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब क्या आ रहा है, विलायक। यानी 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मास ऑफ किसका भी, सॉल्वेंट का लोगे क्या। और जनरली किस में लेते हैं, केजी में। किस में लेते हैं भाई, केजी में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या, ना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है। जिस भी सांद्रता में क्या आ जाए भाई, वॉल्यूम आ जाए, वो किस पे डिपेंड करेगी, बताया था मैंने आपको, ताप पे डिपेंड करेगी। दोबारा बता रहा हूँ, कोई अगर नया स्टूडेंट है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी बताया था, इससे आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, मोलेलिटी हो गया। अब ये जो मोलेलिटी है, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनके रिलेशन बहुत हैं भाई आगे जाके। एक आएगा मोलेलिटी और
मोलेरिटी में रिलेशन, ठीक है। एक आएगा मोल फ्रैक्शन और उसमें, तो पहले तो मैं एक जनरल आपको डिफाइन कर दिया, फिर ये सारे रिलेशन लिखेंगे। देखो, अगर आपको मोलेरिटी दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, मोलेरिटी, इसको याद कर लेना बेटा। इसको मोलेरिटी जो होती है 1000 इंटू एम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्टली सवाल सॉल्व हो जाएंगे, अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम ए। एम क्या है भाई, मोलरता, क्या है भाई, मोलरता या मोलेरिटी। एम जो है मेरा क्या है, मोलेरिटी। एम ए क्या आपने माना है, सोल्यूट माना ना, अरे ए शुरू से सोल्यूट माना, तो ये क्या हो गया, यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। विले जो है ना उसका क्या हो गया भाई, एनो बार हो गया क्या, और एम क्या भाई, मोलेरिटी ले ही रहे हो आप, एम क्या होगी, मोलेरिटी। और ये डी क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या है ये, विलियन का घनत्व है, ये आपको दिया हुआ होगा ऑलरेडी। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोलरता दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो मोलरिटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। चलिए अब मैं अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आ जाता हूँ, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या अभी इस फॉर्मूले को आगे मैं सवाल कराऊंगा तब काम में लूंगा। अभी अगला लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, क्या बोलते हैं भाई इसको, पहले लिखो मोल फ्रैक्शन, इसको डिनोट करते हैं बेटा एक्स से, हिंदी में इसको बोलेंगे मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ जाएं, इसको देखते हैं जरा कि मोल भिन्न क्या। अगर मैं मोल भिन्न की बात करूँ ना, तो एक डायलॉग याद रखना आपको, इसका बट्टा सबका, यानी जिसकी भी मोल भिन्न पूछे, है ना, उसके मोल डिवाइडेड बाई सबके मोल। तो इसका कॉमनली क्या फॉर्मूला हो गया भाई, मोल भिन्न का, इसका बट्टा सबका। क्या याद रखेंगे, इसका बट्टा सबका। जैसे एक मैं सिंपल सा बोलूँ, जैसे मैंने कोई भी सॉल्यूशन बनाना है मुझे, तो सॉल्यूशन बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा भाई, सॉल्यूट भी होगा डेफिनेटली, उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, विलेय भी होगा, और विलायक भी होगा। ठीक है, और विलेय को आपने क्या माना है भाई, शुरू से अपन ए मान रहे हैं, विलायक को आपने बी माना है, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, एन ए, इसके क्या हो जाएंगे भाई, एन बी। तो अगर मैं बोलूं ए की मोल भिन्न, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो मैंने क्या बताया, इसका बट्टा सबका, ए के मोल डिवाइडेड बाई ए के मोल और बी के मोल, यही यानी पर्टिकुलर कोई भी सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मोल जो है अदर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, है ना, मोल ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू ऑल अदर कंपोनेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई भाई सबको, यानी किसी भी एक कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो है उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने बोला ए की मोल भिन्न बतानी है ना, ए का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो ए के मोल डिवाइडेड बाई सब के मोल, तो दो ही तो कंपोनेंट है ए और बी, तो ये क्या आ गया, एन ए प्लस एन बी। चलिए अगर मुझे निकालना है बी का मोल भिन्न, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, बी के मोल, है ना, क्या जाएगा, बी के मोल एन बी, और ये एन ए प्लस एन बी आ जाएगा क्या, ये हो गया साहब बी के मोल भिन्न हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्स ए प्लस, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी जो है, एक्स बी जो है वो वन होगा ऑलवेज, यानी कोई भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना उनकी मोल फ्रैक्शन जो भी हो उसका सम, अगर एक से ज्यादा होता तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, जो भी दे रखा होता है ना, प्लस जो भी आता, इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा भाई, ऑलवेज वन होगा। क्या होगा भाई, एक से ज्यादा कभी भी। चलिए अब रिलेशन निकालते हैं अपन, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शन। अगला जो है वो हेडिंग क्या है भाई, रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी, मोलेलिटी मोललता और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या संबंध है ना। फाइनली तो आपको ये फॉर्मूले याद ही रखने पड़ेंगे अपने को, तो वहां पे कोई डेरिवेशन करना नहीं। तो देखो क्या फॉर्मूला आता है इसका, मोलेलिटी जो होती है,
अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो एक्स, ए का मतलब क्या हो गया भाई, ए की मोल बिन, बी क्या हो गया, बी की मोल बिन, और 1000 अपॉन एम बी। अब ये ध्यान रखना आपने ए किसको माना और बी किसको माना, ए सोल्यूट को माना है, बी आपने किसको माना है, सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे खास बात क्या है भाई, यहाँ पे जो मोलर मास आ रहा है किसका आ रहा है, सॉल्वेंट का। लेकिन इससे पहले वाले फॉर्मूले में आ जाओ फटाक से, इसमें देखो आप, ये वाला जो ए है वो किसका माना था आपने, सोल्यूट का, ये सिली मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे ये मोलर मास किसका है भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, यहाँ पे गलती होने के पूरे पूरे चांस होते हैं भाई इसमें। क्लियर है सबको, ये हो गया फॉर्मूला, ये मोलैलिटी खत्म। मुझे एक बात बताओ, क्या मोललता के अंदर वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। समझ में आ गई बात। अब ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है भाई, सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है उनका एप्लीकेशन क्या है, क्या काम में आएंगे जरा देखेंगे। ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। अब देखो सबसे पहले जो है एडिंग लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता के पद जो है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता के पदों का अनुप्रयोग क्या है, यूज क्या है भाई, है ना, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखो आपको सिखाता हूँ मैं वन बाय वन, यहाँ से ये समझ लो सवाल लाइन से ही आते हैं, है ना, कोई सॉल्यूशन से कनेक्ट हो गया रहता है, कोई डायरेक्ट मॉल कॉन्सेप्ट से हो गया रहता है। तो एक बार अपन सबको यहीं पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वाली जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ डाइल्यूशन। क्या सीखेंगे भाई, डाइल्यूशन, जिसको आप बोलते हो तनुता। क्या बोलते हो भाई, तनुता। है क्या ये डाइल्यूशन, जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, मान लो सपोज करो आपने नींबू पानी बनाया ना, शिकंजी बनाई आपने, ठीक है, और 4 लोगों के लिए बनाई आपने। अब एकदम से कोई पांचवा आ गया, ठीक है, तो अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो पानी मिला देंगे अपन उसमें। अरे अगर उसमें नींबू जो है वो कंटेंट अगर बराबर है तो थोड़ा बहुत पानी मिला के उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो जो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर होता है कोई भी सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन, है ना। किसी भी विलियन में जो भी आप H2O का एडिशन करते हो उसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो वी कैन से दैट एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन नोन एज डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर। चलिए एक सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मैंने ये लिया जैसे, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। किसी में भी पानी जो मिलाने का सौदा है वो क्या हो जाएगा, तनुता हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं तो डाइल्यूट कर देते हैं भाई उसको। ठीक है साहब, एक एग्जांपल लेते हैं ना, सिंपल सा एक, ये मैंने एक ऐसे कंटेनर बना लेता हूँ और आसान रहेगा आपको समझना, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कोई भरा हुआ सामान, इसमें देखो कोई भी सॉल्यूशन है, इसका मैंने आयतन मान लिया V1, इसके मोल अपन ने मान लिए N1, और कोई भी है तो इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, M1। और अब इसके अंदर पानी डाल रहे हैं अपन दबा के, ये लो साहब H2O डाल दिए, ठीक है। और H2O डाल दिया तो ये लो साहब, मान लो ये बर्तन जो है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है, चलो इसमें ज्यादा हो गया, ये ले लिया मैंने, है ना, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है अब इस विलियन की मोलरता M2 है, इसके अंदर विले के मोल N2 है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, N2, और इसका वॉल्यूम V2 है। चलो इसको समझने के लिए मैं एक आपको साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। इसको आप यूं समझो, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है भाई, और एक गिलास पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाला, सिंपली 1 चम्मच नमक ऐड किया आपने, है ना, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर में ऐड किया, और उसको हिलाया जबरदस्त, तो वो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो 1 गिलास आपने पानी का लिया है ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, इसको 1 लीटर के बर्तन में डाल दो, 1 लीटर कर दो इस पानी को। जो आपका 1 गिलास पानी था आप इसको कितना कर दो भाई, 1 लीटर कर दो।
तो मेरा सवाल ये है, क्या इसके अंदर नमक की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अरे आपने तो पानी ऐड किया ना, नमक थोड़ी ऐड किया उसमें। तो आपने पानी जब ऐड किया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया क्या? बात समझ में आ रही है? तो जो वाटर ऐड किया तो उस दौरान क्या चेंज नहीं हुआ भाई? जो भी ग्लास में आपने नमक ले रखा था उस नमक की मात्रा में कोई चेंज नहीं आया। और नमक क्या है मेरा? विले। क्या है भाई? विले। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी मैं किसी विलियन को तनु करूंगा ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यानी जो विलेय है उसकी मात्रा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन डाइल्यूशन जब आप तनु करेंगे, तो डाइल्यूशन जब आप करेंगे तो जैसे मैंने पहले विलेय के मोल क्या मान लिए थे भाई, N1। अरे N1 किसके बराबर हो जाएगा, N2 के। और देखो मोलेरिटी आपको मैंने क्या बताया था, मोल बटे आयतन बताया था क्या? तो इसका मतलब N1 क्या बोल सकता हूं मैं? इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute before dilution, before dilution इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ moles of solute आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है। ठीक है, तो भाई देखो भाई मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो N1 क्या हो जाएगा, M1V1, ये हो जाएगा क्या, और ये M2V2। और अगर आपको ग्राम तुल्यांक दे रखे हो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट दे रखे हो तो क्या आ जाएगा भाई, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, N1V1, ये सिखाया मैंने आपको, N2V2। तो ये मेरा हो गया पहला जो है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी, क्या होगी भाई, डाइल्यूशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जितना आपने सीखा उसका यूज क्या है, तो पहला आपने क्या पढ़ लिया भाई, डाइल्यूशन। चलिए, तो एक आपने पढ़ लिया। अगली जो क्लास है उसमें मैं आपको मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन सिखाऊंगा, यानी दो सॉल्यूशन जो है वो एक जैसे हो तो मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, अलग अलग हो तो मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा। सॉल्यूशन दो अलग हैं, आपने उनको मिला दिया तो हो सकता है वो आप रिएक्शन करें, हो सकता है वो रिएक्शन नहीं करें। तो उन सबकी जो है कैसे आप नॉर्मेलिटी और मोलिटी फाइंड आउट करेंगे, सीखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।